हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ गया। आप जानते हो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आएगा 5 मार्क्स दिलाएगा और इस चीज को बिल्कुल रटाऊंगा नहीं। लोगों को ये टॉपिक टफ भी लगता है, लेकिन सारा कुछ यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ मैं यहीं पे याद करा दूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है निरक्षीय बिंदु पर, यानी कि आगे बढ़ने से पहले हमें निरक्षीय बिंदु पता होना चाहिए। क्या होता है निरक्षीय बिंदु? सबसे पहले जो भी द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, हम लोग निरक्षीय बिंदु समझ रहे हैं। ये एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर जाओ, बीचों बीच, और इस बीचों बीच जाने के बाद यहाँ पर आप एक लंबवत रेखा खींच लो, चाहे ऊपर चाहे नीचे। उस पर जितने भी बिंदु आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? निरक्षीय बिंदु। कहने का मतलब, जैसे ये एक द्विध्रुव है, यहाँ पे मान लो माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू आवेश है। तो इसके मध्य पर जाओ, जैसे ये 10 सेंटीमीटर का है तो 5 पर जाओ, इसके मध्य पर जाओ, और चाहे इसके ऊपर लंबवत खींचो, चाहे इसके नीचे लंबवत खींचो। ये लंबवत होना चाहिए, ये लंबवत होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? ये सारे बिंदु क्या हो जाएंगे? निरक्षीय बिंदु। तो मध्य बिंदु से लंबवत ही क्या है? निरक्षीय बिंदु। अब ध्यान से सुनना। अब अगर ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो 80% डेरिवेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसलिए इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे एक द्विध्रुव लिया गया है। द्विध्रुव मैं बताया हूं, जितना इधर प्लस क्यू उतना ही इधर माइनस क्यू। तो यहाँ पर एक माइनस क्यू लिया गया है, और सिंपल सी बात है, इधर उतना ही प्लस क्यू लिया जाएगा। अब इन द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है, यानी द्विध्रुव की जो लंबाई है, उसको मैं बोल देता हूँ 2d। अब क्योंकि पूरे की लंबाई 2d है, तो आधा ये कितना हो जाएगा? d, और ये आधा कितना हो जाएगा? d। सिंपल। अब इसका मध्य बिंदु क्या है? O। मध्य बिंदु क्या है? O। और द्विध्रुव से ये जो निरक्षीय बिंदु P लिया गया है, इसकी दूरी r है। ये निरक्षीय बिंदु P जो लिया गया है, उसकी दूरी कितना है? छोटा वाला r। अब ये भूल तो नहीं गए, एक चीज हम पढ़ चुके हैं कि द्विध्रुव से कोई भी दूरी अगर आपको मापना है, द्विध्रुव से कोई भी दूरी आपको मापना है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापा जाता है। देखो, P बिंदु की दूरी मापना था, उसको हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापा, देख सकते हो। और यहाँ पे देखो, ये लंबवत भी है, यानी कि यही यहाँ पे निरक्षीय बिंदु है। अब अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है, तो यही चीज आप एग्जाम के समय में हिंदी में लिख सकते हो। डेरिवेशन शुरू करने से पहले इसी को हिंदी में लिखो। कैसे? सर्वप्रथम मैंने एक द्विध्रुव ए बी लिया, जिसका मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव की लंबाई 2d है, तथा द्विध्रुव से निरक्षीय बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। ऐसे जो भी सिंपल शब्द दिमाग में आए, कॉमन सेंस से आप हिंदी लिख लेना, रटना मत। तो हम लोग आते हैं मेन डेरिवेशन पे। देखो, डेरिवेशन के बाद हमें जो सूत्र मिलेगा वो मैं पहले ही लिख दिया हूं। तो आज का अपना लक्ष्य क्या है, एम क्या है, देख लो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। यही सूत्र हमें लाना है। देखो, निरक्षीय में यहाँ पर सिंपल P होता है, और अगर आपको याद हो, अक्षीय बिंदु पर क्या सूत्र आया था? जस्ट यहाँ पे 2 लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है? 2। तो अगर 2 लगाओगे तो अक्षीय के लिए सूत्र बन जाएगा, 2 हटाओगे तो निरक्षीय के लिए। जो भी है, हमें आज ये वाला सूत्र लाना है। तो अपना लक्ष्य याद रखना, ये चीज लाना है। डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आपको डायग्राम में 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, और 6, 7, 8 की मैथ आप लगा के ये भी जान सकते हो कि दोनों ही त्रिभुज क्या है? समरूप त्रिभुज है। देखो, यही को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। APO यानी ये वाला त्रिभुज, BPO यानी ये वाला त्रिभुज समरूप है। अरे आप ये भी समझ सकते हो ना, एक कोण ये कॉमन हो गया, एक भुजा ये कॉमन हो गया, एक भुजा ये कॉमन हो गया, 3 चीज हो गया, मतलब समरूप है। छोटी क्लास की मैथ्स, यानी दोनों समरूप है। और भैया, जब ये त्रिभुज समरूप है, तो क्या मैं AP BP दोनों भुजा बराबर कह सकता हूं? बिल्कुल। यानी AP जो है वो BP के बराबर है। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के बराबर है, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज के भुजा हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। लेकिन AP BP बराबर तो है, लेकिन है कितना ये हमें नहीं पता। तो निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से। चाहे ये त्रिभुज पकड़ लो, चाहे ये त्रिभुज पकड़ लो, आपको AP BP मिल जाएगा। हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। तो ये R, ये D, और ये चीज हमें निकालना है, तो इसको मैं मान लेता हूं x मान लो। तो ये चीज हमें निकालना है, ये क्या है आपका? थीटा। तो हम सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, हमें वही तो निकालना है, तो एक्स का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, सामने वाला आर, छोटा आर, तो उसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है पैर के पास, छोटा डी, तो डी का स्क्वायर। हमको एक्स चाहिए, तो भैया स्क्वायर है तो उधर भेजोगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट में क्या आया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी अपना जो एपी या बीपी है दोनों क्योंकि बराबर है, वो कितना आ गया, ध्यान से सुनना, आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। इसका आगे यूज है, ये चीज आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत सिंपल सा, कोई एक त्रिभुज लेके हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाला भाग एपी बीपी वाला भाग हमने निकाल लिया। अब ध्यान से सुनना, हमें पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। पी बिंदु के आसपास कितने आवेश हैं, तो जवाब है 2 आवेश, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो ये माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा और इस प्लस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। तो 2 आवेश हैं, दोनों के कारण आएगा। तो आइए एक एक करके दोनों के कारण निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसके कारण, माइनस क्यू के कारण, तो यहाँ पे लिखता हूं माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण कैसे निकालोगे भैया, बिंदु आवेश वाले सूत्र से। बिंदु आवेश वाला सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख दू, ई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। और सुनो, बार बार आप मेहनत ना करना पड़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार ना लिखो, इसलिए हम इसी को के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सूत्र के क्यू बटे में आर स्क्वायर। बार बार क्या लिखना, उससे बढ़िया के लिखो, इसे यही सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण, तो यही पे लगा दो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा उसको मैं क्या नाम दूं, माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो, माइनस क्यू ए पर है तो इसको मैं ई ए बोल देता हूं, ई ए। तो ई ए बराबर कितना आएगा, क्या होता है बिंदु आवेश के कारण सूत्र, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो के क्यू, क्यू मतलब आवेश का परिमाण, तो आवेश का परिमाण तो क्यू ही है, और बटे में आर क्या होता है, आर होता है आवेश से वो बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो उसकी दूरी। तो यहां से आवेश है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की, ए से पी यानी एपी। तो एपी तो मैं पहले ही निकलवा चुका हूं ना, यही लिए तो निकलवाया था, एपी बराबर बीपी। तो रख दो, एपी का वैल्यू कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और एक चीज मत भूलना, आर का स्क्वायर भी करना होता है, तो इसका होल स्क्वायर। ये आ गया भैया ई ए। अब दूसरा ये हो गया, इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो अगला हो जाएगा प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो देखो प्लस क्यू कहां पे है, बी पर है, तो इसको मैं ऐसे ही ई बी कह देता हूं, ई बी। तो कैसे निकलेगा, यही वाला सूत्र लगाओ, के क्यू परिमाण तो क्यू ही है, आवेश तो क्यू ही है, आवेश का परिमाण, और बटे में आर स्क्वायर। आर सुनना, ये रहा आवेश, यहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बी से पी यानी बीपी। तो बीपी हो गया दूरी, और बीपी है कितना, दोनों बराबर है ये, तो उसका स्क्वायर कर दो। तो ये रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया आर का वैल्यू पूरा, और इसका भी या होल स्क्वायर भी करना होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, एकदम फोकस के साथ इसको देखो, एकदम फोकस के साथ इसको देखो, क्या बात नोटिस हुआ, ये तो समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, के क्यू बटे में कुछ कुछ का होल स्क्वायर, के क्यू बटे में वही चीज का होल स्क्वायर। इसका मतलब बहुत ही अच्छे से हमें ये चमक रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से हमें ये चमक रहा है कि ई बी बराबर है, ई बी बराबर है, देखो एकदम सेम तो लिखा है। और चलो मैं इसको बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए इसी दोनों को मैं ई नॉट के बराबर कह देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल गया है, ध्यान देना, ई ए बराबर है ई बी के, याद रखना। आगे बढ़े, तो यहाँ पे हमने दोनों चीज भी निकाल लिया और यहाँ पे देखा दोनों बराबर भी हैं।
अब आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो इसके कारण जो आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका दिशा बताओ। ये है माइनस आवेश। माइनस आवेश में क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर जाती हैं, तो इसमें क्या होगा, हर तरफ से इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं आ रही होंगी। हमें तो P बिंदु पे चाहिए, तो P बिंदु पे क्या होगा, ऐसे ही तो इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं आएंगी, ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो ये एरो से बनाया हो ब्लैक वाले से, तो ये जो यहाँ ब्लैक वाला एरो है, ये वास्तव में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण, और माइनस क्यू के कारण वाले को मैं क्या दिखाई हूँ, ई ए। क्या मैं ये कह दूं, ये ई ए है, ये ई ए है। अब प्लस क्यू के कारण दिशा निकालो। प्लस से विद्युत बल रेखाएं दूर दूर जाती हैं, तो पी भी हर दिशा में से दूर दूर जाएगा ना। पी बिंदु पे चाहिए तो पी बिंदु पे ऐसे दूर चला जाएगा, पी बिंदु पे ऐसे दूर, तो पी बिंदु पे ऐसे दूर। तो ये जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण है, यानी ई बी। तो ये दोनों का दिशा आ गया। अब देखो फिर से छोटी क्लास वाली मैथ्स लगेगी, और यहाँ पे मुझे देख के बताओ ये कोण कितना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जो कोण निकालना है, इसके लिए आप ये वाला डायग्राम निकाल लो बाहर। ये जो डॉट डॉट है, ये रहा डॉट 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 डॉट, फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये ऐसे डी वाला भाग, तो ऐसे ये डी वाला भाग। तो यहाँ पे ये कोण तुमको पता है ना, थीटा है। ये कोण डायग्राम में खुद हमने थीटा लिया है, तो थीटा है। अब भैया बचपन में पढ़ाया जाता है, जब ऐसे जेड आकृति बनता था तो जितना कोण ये होता था उतना ही कोण ये होता था, यानी कि ये कोण कितना आ गया, थीटा। तो ये कोण हमें पता चल चुका है कितना आएगा, थीटा आएगा। अब ऐसे ही मुझे ये वाला कोण बताओ, ये वाला कोण। देखो ये भी बचपन में पढ़ाया गया था। अगर 2 या 3 या 4 कितनी भी समांतर रेखाएं हो, उन सबको एक ऐसी रेखा काटती हो, तो ये सब कोण क्या होते थे, बराबर। ये सब थीटा थीटा होते थे। और ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, ये डॉट डॉट वाला एक समांतर रेखा, और ये पूरा 2D वाला एक समांतर रेखा, तो 2 समांतर रेखा है। और ये यहाँ से यहाँ तक एक हिसाब से देखो रेखा काट ही तो रहा है, ऐसे ऐसे काट ही तो रहा है। और ये वाला कोण यानी ये थीटा है। अब भैया जब ये थीटा है तो इसको भी थीटा होना ही पड़ेगा, तो ये थीटा, तो इसकी वजह से ये थीटा हो गया। आई होप आप समझ रहे हो, छोटा क्लास का मैथ्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन या सदिशों का घटक क्या होता है, आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम एक सदिश लेते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमने एक सदिश लिया कुछ ऐसे, और सदिश भी चलो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ले लेते हैं, क्योंकि ये भी तो एक सदिश राशि है। और जैसा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम लोग मान लेते हैं y अक्ष, ये मान लेते हैं x अक्ष, और ये है कोण x अक्ष के साथ। तो अगर E का मुझे घटक लेना है तो कैसे लेंगे, ध्यान सुनना। हमेशा एक आ जाएगा इस दिशा में घटक, और एक आ जाएगा इस दिशा में घटक। ध्यान रखना दोनों ही घटक लंबवत होते हैं, दोनों ही घटक लंबवत होते हैं, देख सकते हो आप, दोनों ही घटक लंबवत हैं, ध्यान रखना। अब देखो थीटा किसके साथ चिपका हुआ है, एक्स के साथ, तो जिधर थीटा चिपका हुआ है उधर कॉस आएगा, जिधर थीटा चिपका हुआ है उधर कॉस, और उसके उल्टा हमेशा साइन आएगा। और बाकी आप निकाल किसके लिए रहे हो, ई के लिए, तो ये आ जाएगा ई कॉस थीटा, ये आ जाएगा ई साइन थीटा। आई होप आप समझ रहे हो। ई का इधर साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, थीटा की तरफ कॉस, थीटा के उल्टा साइन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से, ये हो गया। इस बार चलो थीटा हम लोग यहाँ पे लिए, वही ये ई, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। देखो अंतर क्या है दोनों क्वेश्चन में, थीटा इस बार वाई के साथ है, और जब थीटा इस बार वाई के साथ है, फिर से घटक तो एक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा, और दोनों घटक देखो लंबवत है। लेकिन इस बार हमें थीटा जिधर चिपका हुआ है उधर आता है कॉस, तो इस बार कॉस इधर चला जाएगा और उसका उल्टा साइन इधर आ जाएगा। लेकिन भैया घटक निकाल किसके रहे हो, ई का, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ऐसे घटक निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ई ए का घटक निकालते हैं। देखो ई ए ऐसे, तो एक घटक इसका ऐसे आ जाएगा और एक घटक ऐसे नीचे आ जाएगा, तभी तो देखो ये दोनों लंबवत बनेंगे। मैंने क्या बोला था, घटक लंबवत होते हैं। तो ई ए का एक घटक ऐसे आ जाएगा, एक घटक ऐसे, और ई बी का कैसे आएगा, ई बी का एक घटक ऐसे आ जाएगा और एक घटक ऐसे। देखो कुछ इस प्रकार से।
तो ये दोनों का घटक है। आइए इसको मैं बना के दिखाता हूँ। अब देखो मैं घटक ले चुका हूँ, ठीक है। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे ई ए का, सुनना ध्यान से सुनना, ई ए का दो घटक आएगा। ये रहा ई ए, एक घटक ऐसे आएगा, एक घटक ऐसे आएगा। ये वाला थीटा का उल्टा है तो इधर साइन आएगा, तो ई ए साइन थीटा। ये क्या है? ई ए साइन थीटा। और थीटा की तरफ कॉस आएगा तो ई, यहाँ पे ए, ये ई ए कॉस थीटा। तो ये हो गया ई ए कॉस थीटा, ये हो गया ई ए साइन थीटा। ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा। अब ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, इधर थीटा तो है नहीं तो साइन आएगा, तो ई बी साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा। आप बेसिक से करो, समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे पहले एक बार देखो तो सही, समझ में आया। अब देखो हमें एक बात पता है, ई ए ई बी दोनों आपस में बराबर है। तो जब ये ई ए और ई बी दोनों आपस में बराबर है तो ये साइन थीटा इसके साथ भी, साइन थीटा इसके साथ। इसका कहने का ये मतलब है जितना चीज नीचे जा रहा है उतना ही चीज ऊपर, जितना चीज नीचे जा रहा है उतना ही चीज ऊपर। तो क्या ये आपस में मिलके कैंसिल आउट कर देंगे? ये इसको काट देगा, ये इसको। अरे 10 न्यूटन बल ऊपर जा लग रहा है, 10 न्यूटन बल नीचे लगेगा तो कट जाएगा ना। तो जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर, उल्टा है तो कट जाएगा। लेकिन ये वाला भाग क्या हो रहा है, 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, तो इस बार तो कटेगा नहीं, 10 10 20 हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इन दोनों को जोड़ने पे आएगा। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कुल, इसको मैं सिंपल ई से दिखाऊं तो क्या ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा, और क्या जोड़ने पे आ रहा है, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। बहुत सिंपल सी बात है। ये वाला कट जाएगा तो केवल यही तो बचेगा, तो कुल यहीं से निकलेगा ना। तो अगर मैं इसको और सिंपल लिखूं ऐसे, ई कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम सब जानते हैं ई बी ई ए बराबर है, इसको मैं ई नॉट भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे लिख लो ई नॉट कॉस थीटा प्लस ई नॉट कॉस थीटा। अब ये ध्यान से देखो, वही चीज यहाँ प्लस वही चीज यहाँ, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ के दो गुना हो जाएंगे। आगे की चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आ जाएगा, ये दो गुना हो जाएगा ना, तो ये दो गुना और ई नॉट, यहाँ पे क्या आया कॉस थीटा, क्या आया कॉस थीटा। और ई नॉट कुछ नया नहीं है, ई नॉट ई ए या ई बी चाहे जो कह लो, दोनों बराबर है, तो इसको रख देते हैं। तो ये हो जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ये दो, और ई नॉट का वैल्यू रख दो, चाहे ये रख दो चाहे ये बराबर है। तो ई नॉट का वैल्यू मैं रख रहा हूं के क्यू बटे में आर स्क्वायर, आर है कितना प्लस डी का होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। और ये आ गया कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, पहले देखते चलो। ये दो, ये पूरा ई का मान में रखा हूं, ये पूरा किसका मान है, ई का मान है, और यहाँ पे कॉस थीटा, तो कंफ्यूज मत होना, ये पूरा किसका मान है, ई का मान है, फिर कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, ई बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 बटे में। अब यह रूट का, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा। अब देखो हमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू, कॉस थीटा। तो फिर से क्या करोगे, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, तो चाहे ये त्रिभुज ले लो, चाहे ये कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लो। चलो इस बार ये वाला ले लेते हैं। देखो भैया ये देख के बताओ कितना है, ये है, निकाले थे ना। देखो ये मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, बीपी, बीपी और बीपी देखो कितना निकाले हो, चाहे एपी बोलो चाहे बीपी, वो कितना है रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा आप ऐसे चाहो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये भुजा कितना निकाले थे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे इधर ये भुजा कितना निकाले हो, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोई नया चीज नहीं है, ठीक। तो ये लिख सकते हो, ये कितना है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और देखो ये त्रिभुज में ये वाला हिस्सा कितना है डी, और यहां से यहां तक कितना है छोटा वाला आर, और भैया कोण ये है थीटा, ये कोण है थीटा।
अब क्या पढ़े हो हम लोग, क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार है कितना, आधार होता है पैर वाला, तो पैर वाला कितना, छोटा डी, और बटे में कड़ मत होता है सामने वाला, सामने वाला सॉरी कड़ होता है सबसे लंबा वाला, सबसे लंबा वाला, तो सबसे लंबा वाला क्या है ये, तो रूट में आया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बहुत आसानी से कॉस थीटा निकाल लिया। तो कॉस थीटा का वैल्यू रख दो, क्या आया, छोटा डी बटे में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट। इसको मिटा देता हूं। अब देखो इसको बहुत सिंपल सा ऐसे आगे बढ़ा देता हूं यहीं पे, तो ये हो जाएगा 2k क्यू, ऊपर जो जो है एक साथ डी, और नीचे ध्यान से सुनना, ये है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सिंपल लिखा है ना। क्या मैं सिंपल चीजों को की पावर में एक लगा सकता हूँ, क्योंकि एक तो पावर छुपा होता है बिल्कुल। बाकी ये सुनना, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ना, इसके ऊपर क्या लगा, रूट, और रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, जैसे कहने का मतलब है अंडर रूट एक्स। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज बराबर होता है। तो इसी की पावर में क्या लिख दूं, 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम सब जानते हैं गुणा में क्या होता है, घाते जुड़ जाती है, गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो गुणा में जब घाते जुड़ती हैं तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1/2 मिलके क्या हो जाएंगे, 3/2। 1 प्लस 1/2 भिन्न के जैसे सॉल्व करो, 1 प्लस 1/2 3/2, तो लिख लो। तो ये हो जाएगा 2k/q/d बटे में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका होल पावर कितना आ जाएगा भैया, 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 जोड़ने पे यही आएगा। और भैया बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर ये एक द्विध्रुव है जिसपे -q +q आवेश है, इनके बीच की दूरी 2d है, तो क्या आप द्विध्रुव आघूर्ण नहीं निकाल सकते, कोई एक आवेश का परिमाण गुणे में उनके बीच की दूरी। तो बहुत ही सिंपल, 2qd इसका द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। p का वैल्यू कितना आएगा, 2qd, क्योंकि p हमें अपने लक्ष्य वाले, यानी जो अपना एम है जिसे हमें निकालना है उसमें p बैठा हुआ है ना, ऐसे ही हिंट लेना है। तो p हमें किसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, और p बनाने का तरीका क्या है, 2qd मिले p बना दो, 2qd मिले p बना दो। तो ये रहा 2, ये रहा q, ये रहा d, इसका मतलब 2qd की जगह पे मैं p लिख सकता हूं। तो एक स्टेप आगे बढ़ा के 2qd की जगह पे p, तो ये k रहा और ये 2qd बन गया p, द्विध्रुव आघूर्ण, और बटे में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी पावर कितना है, 3/2। अब बहुत ही शुरुआत में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो द्विध्रुव होता है इसके बीच की दूरी अल्पतम होता है, कम से कम दूरी पर रखे जाते हैं दोनों आवेश। तो कम से कम दूरी पर कहने का मतलब, जैसे ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 2d है, 2d वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होती, अल्पतम दूरी लिया जाता है। अब जब ये 2d काफी कम है तो इसका आधा करोगे तो d बनेगा, यानी d तो और कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं d जो है वो बहुत ज्यादा कम है। सुनना ध्यान से, क्योंकि d जो है वो बहुत ज्यादा कम है r की तुलना में। r भाई बहुत बड़ा, d काफी कम है, क्योंकि 2d वैसे ही कम, और आधा करोगे तो और कम, तो ये काफी कम है। तो जब ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं d इतना ज्यादा कम होने के कारण मैं d को लगभग लगभग 0 रख सकता हूँ, लगभग लगभग 0 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 0 रख दो उसको, तो ये हो जाएगा k/p बटे में आर स्क्वायर, और d को मैं लगभग लगभग 0 रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं ना, 0 का स्क्वायर कुछ बचेगा नहीं, तो सिंपल ये यहाँ पे 3/2 ही बचेगा। अरे 0 जोड़ने से कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे समझ में आया होगा। अब ये ऊपर नीचे है तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो फाइनल में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k को भी हम पहले ही बता चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिस रूप में लिखो। तो ये हो जाएगा E बराबर, चलो मैं k को ओपन करके लिख दे रहा हूं, तो k की जगह पे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या बचा, p, फिर क्या बचा कटने के बाद, r की पावर 3, देखो 2 से कट गया है, 3 तो बचा है ना, तो r की पावर 3।
r की पावर 3। और क्या यही हमें प्रूफ करना है? तो आप देख सकते हो यही चीज हमें प्रूफ करना था, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे। तो ये था, देखो यहाँ पे हमने एक एक चीज एक्सप्लेन किया है। तो हो सकता है ये आपको लंबा भी लगे और टफ भी लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आइए इसकी समरी देखता हूँ, देखो क्विक रिवीजन कराता हूँ। देखो अब आसान लगेगा। सबसे पहले क्या लिया? द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2d है। फिर यहाँ पर एक P बिंदु लिया, निरक्षीय बिंदु, दूरी r है, सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण भी आप तुरंत निकाल सकते हो, 2qd। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे त्रिभुज दोनों ही त्रिभुज समरूप है, तो एपी बीपी निकालो, दोनों बराबर है पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, फिर इस आवेश के कारण निकाल लो, और जैसे निकालोगे तो आपको मिलेगा दोनों ही बराबर है। फिर जब दोनों ही बराबर है तो दोनों का दिशा निकाल लो, इसके कारण ई का दिशा, इसके कारण ई का दिशा। इसमें क्या होता है? इसके तरफ, इसमें क्या होता है? इससे दूर, तो इसके तरफ, इससे दूर, ये आ गया। फिर घटक लेना आना चाहिए, जिधर थीटा है उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उधर साइन। उस हिसाब से हमने, देखो इस वाले का एक घटक ऐसे लिया, एक घटक ऐसे, इस वाले का एक घटक ऐसे, एक घटक ऐसे, निकालना आना चाहिए घटक आपको। फिर हमें ये पता चला एक घटक नीचे एक ऊपर है और दोनों बराबर भी हैं। क्यों बराबर है? इसकी वजह से, इसलिए हमने इसको काट दिया। और जो जो नहीं कटा, जो जुड़ रहा था उसको जोड़ दिया। तो जोड़ने पर 2 गुना हो गया, क्योंकि दोनों चीज यहाँ पे बराबर है, इस वजह से। उसके बाद ये सॉल्व करते जाओ। फिर हमें यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला त्रिभुज, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार देखो, कण देखो, उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व करते जाओ। फिर ये याद रखना, हमें पी भी बनाना है सूत्र में, जहां 2qd दिखेगा वहां से हम पी बना लेंगे। 2qd दिखा, पी बना लिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज को हम लोग इसकी पावर में 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर में 1/2, और ये 1/2 एक जुड़ के 3/2 बना लिए ये। उसके बाद हम सब बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों आवेश जो है द्विध्रुव में, उनके बीच की दूरी काफी कम होती है। और जब उनके बीच की दूरी काफी कम है, 2d, अब इसको भी जब आधा करोगे तब d मिलेगा, नहीं d तो और छोटा है, तो d जो है वो काफी छोटा है अगर आप r को तुलना करोगे। यानी कि d को मैं इतना छोटा कि लगभग 0 रख सकता हूँ, तो d को लगभग 0 रख दो। फिर r स्क्वायर और नीचे वाला 2 कट जाएगा, सिंपल यही चीज बचेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में r³, यही हमारा एम था। और हाँ, एक और बात, ये सारा ही डेरिवेशन वायु या निर्वात के लिए है। यहाँ पे वायु या निर्वात है, क्योंकि देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट केवल है। और कोई माध्यम कहेगा तो एप्सिलॉन नॉट के गुणा में हमेशा के आ जाएगा, सारी जगह एप्सिलॉन नॉट के गुणा में क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। कूलॉम के नियम में आप पढ़े होंगे। तो ये था डेरिवेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।